देखिए अब हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को अ टाइगर इन द जू। देखिए इस लेसन में जो है आप ध्यान से देखेंगे इस लेसन में टाइगर इन द जू यानी जो टाइगर जू में रहते हैं और जो टाइगर वाइल्ड में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, उनके बारे में कंपेयर किया गया है। तो ये जॉर्ज लेसी नॉरिस के द्वारा लिखा गया है, कंपोज किया गया है। तो सबसे पहले हम इनके राइटर के बारे में जानते हैं, जॉर्जी ल्यूस के बारे में। देखिए जॉर्ज लेस्ली नॉरिस हु वाज बोर्न इन 1921 1921 ईस्वी में जिनका जन्म हुआ था एंड डाइड इन 2006 and also was a prize winning Welsh poet and also a short story writer. He is considered as most important Welsh writers of the post war period and his literary works have won many prizes. वो वार पीरियड जो था यानी वर्ल्ड वार उस टाइम यानी 1939 के समय उन्होंने और उनके बारे में यानी वर्ल्ड वार के बारे में उन्होंने पोएम कंपोज किया था। उसी दरमियान उसी ड्यूरिंग उनका फेमस जो वर्क्स है वो कुछ इस तरह से फाइंडिंग गोल्ड्स, द लॉर्ड विंडर, फोनिक्स लिविंग, रैमसम्स, इस तरह के कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स है उनके। उन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है। रिमेंबर दिस, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ही वॉज बोर्न इन 1921 एंड डाइड 2006. 2006. Then at first we shall know about the introduction of the poem. Then as you know that this poem belongs to the tiger. तो उन्होंने जो जंगल में टाइगर रहते हैं, जो टाइगर जंगल में रहते हैं और जो टाइगर जू में रहते हैं, उनके बारे में कंपेयर किया गया है कि कि कौन जो है किस तरह का लाइफ जो है वो जीते हैं। पोएट ने इसको बहुत सुंदर तरीके से पर्सोनिफाइड करके एक्सप्लेन किया है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेंजा है उसको हम लोग देखते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेंजा जो है वो ये है, सबसे पहला स्टेंजा है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केस ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो अगर हम सबसे पहले इसके राइम स्कीम की बात करें, इसकी राइम स्कीम की सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें इसमें आप देख सकते हैं स्ट्राइप्स है, केज है, उसके बाद क्वाइट है और रेज है। तो केज और रेज, केज और रेज जो है दोनों राइमिंग वर्ड्स है और स्ट्राइप्स, तो ये हो गया आपका ए, ये आपका ये हुआ, ये बी हुआ, ये बी हुआ,
वर्ड सी हुआ और ये आपका बी हुआ। यानी राइमिंग स्कीम अगर हम देखें तो इसका ए बी सी बी इस तरह का राइमिंग स्कीम इसका है। तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो इस स्टेंजा में पोएट जो है ये कहना चाहते हैं कि ही स्टॉक्स, स्टॉक्स का मतलब फॉलोज, मतलब किसी का पीछा करना। ही स्टॉक्स, डेट मीन्स ही स्टॉक्स का मतलब हो गया कि पीछा करना, वो किसी का पीछा करता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन हिज विविड स्ट्राइप। तो स्टॉक्स का मतलब होता है, देखिए इधर वर्ड मीन्स लिखा हुआ है, स्टॉक का मतलब होता है फॉलोज, विविड का मतलब होता है ब्राइट कलर। तो ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप, जो इसके इसके ऊपर जो इस तरह का स्ट्राइप्स होता है, जो कलरफुल कलरफुल जो स्ट्राइप्स होता है, यानी बहुत ही चमकीले होते हैं, ब्राइट कलर के होते हैं, वो फॉलो करता है। अब देखिए यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है, ही का प्रयोग किया गया है, तो आप ये समझ सकते हैं कि पोएट ने इसको पर्सोनिफाइड किया है, टाइगर को पर्सोनिफाइड किया है, इसलिए यहाँ पर ही का प्रयोग हुआ है। तो स्टॉक्स का मतलब यहाँ पर आप लोगों पहले आप जो भी अपना ऑडियो ऑन किए हुए हैं वो ऑडियो बंद कर दीजिए, डिस्टर्ब होता है, म्यूट कर दीजिए। हाँ, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, डेट मीन्स वो जो है पीछा करता है, इन हिज विविड स्ट्राइप्स मतलब वो अपने जो ब्राइट कलर जो स्ट्राइप्स है, स्ट्राइप्स का मतलब आपको मैंने बताया कि इसके ऊपर जो ये जो कलरफुल स्ट्राइप्स है उसके बारे में, ब्लैक और ब्राउन कलर का जो है, तो वो स्ट्राइप्स को ले करके वो पीछा करता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, और वो अपने ही स्टेप्स में, अपने ही केज में वो स्टेप करता है, क्योंकि उसका जगह जो है वो लिमिटेड होता है, उसका जगह जो है बहुत ही लिमिटेड होता है। यानी जब वो चिड़िया खाना में रहता है, यानी जू में रहता है, तो उसका जो जगह होता है वो लिमिटेड होता है, और उसी जगह में वो इधर से उधर मतलब होते रहता है, यानी कुछ ही स्टेप्स वो ले पाता है अपने पिंजरे में। ऑन पैड्स, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, आप देखिए उसका पैर जो होता है बहुत ही गद्देदार होता है। वेलवेट का मतलब आप समझ रहे होंगे, वेलवेट का यूज़ मतलब आप करते ही होंगे घर में, जैसे ब्लैंकेट वगैरह में। तो ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेट क्वाइट, यानी उसका जो पैर जो होता है वो इतना गद्देदार होता है कि जब वो चलता है तो एकदम शांत रहता है, मतलब आवाज़ नहीं करता है। इन हिज क्वाइट रेज, आप देखिए यहाँ पर पोएट ने दो वर्ड यूज किया है, क्वाइट और रेज। तो रेज का मतलब होता है एंगर और क्वाइट का मतलब होता है शांत। तो दोनों अगर हम वर्ड की बात करें तो दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्राडिक्टरी है, डेट मीन्स दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर यह कह रहा है कि जो उसका नेचर होता है, फिरोसियस वाला नेचर होता है, यानी एंगर वाला नेचर होता है, वो उसको वहाँ पर शांत रखता है। यानी जू में पिंजरे में वो क्या करता है कि वो अपना जो गुस्सा है वो क्वाइट करके रहता है, मतलब एकदम शांत रहता है। और चूंकि उसका जो पैड्स रहता है तो वो चलता है तो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो आई होप इसको आप समझे होंगे। डेट मीन्स if we talk about in English, here the poet says that the tiger that is confined in the zoo moves around in the cage under his bright colored skin. He further says that the tiger can take only a few steps because the cage is small and it is not easy to move in it. One cannot hear his footsteps because he is very soft feet like velvet, because of which there is no sound of the tiger's footsteps.
द टाइगर ट्राइज टू कंट्रोल हिज एंगर बाय क्यूटली वॉकिंग इन द लिमिटेड एरिया ऑफ हिज केज. ही इज एंग्री बिकॉज ही इज नॉट फ्री. डैट मीन्स वो अगर अपना एंगर दिखाना भी चाहेगा तो कैसे दिखा सकता है, क्योंकि वो फ्री नहीं है, वो पिंजरे में बंद है, तो वो अपना एंगर नहीं दिखा सकता है. इसी कारण जो है वो शांत रहता है. तो आई थिंक आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा. वर्ड मीनिंग्स जो है आप लोग उसको रिमेंबर जरूर करेंगे. देखते हैं नेक्स्ट स्टेंजा को. नेक्स्ट स्टेंजा में है, देखिए आप लोग इमेजिन कीजिएगा, देन यू विल लर्न वेल. नेक्स्ट स्टेंजा में है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. लर्किंग का मतलब क्या होता है? टू हिडन एज टू वेट फॉर योर प्रे. तो जैसे आप शिकार मतलब शिकार करने के लिए जब आप किसी का इंतज़ार करते रहते हैं यानी छिप करके, तो उसी को लर्किंग बोलते हैं. तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. आप देखिए उसका एक्चुअल जो नेचर है उसको दिखा रहे हैं पोएट. उसके एक्चुअल नेचर को बता रहे हैं कि वो उनका एक्चुअल नेचर क्या है. कहता है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. जो जंगल में वो करते हैं, क्या करते हैं कि उनको जो है उसको जो है क्या करना चाहिए कि शैडो में वो लर्किंग करना चाहिए. लर्किंग इन द सेंस कि वो घात लगा करके बैठना चाहिए, अपने शिकारी का इंतजार करना चाहिए. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास. वो क्या करता है कि उसका नेचर क्या है कि वो जो है घास में, देखिए यहाँ पर घास में जो है वो छिप के बैठा हुआ रहता है और अपने शिकारी का इंतजार करता है. और जैसे ही शिकारी आता है तो उसको परछाई से यानी शैडो से उसको जान लेता है और उस पर वो अटैक कर देता है. नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. जहाँ पर प्लम्प डियर मतलब खाया पिया जो डियर होता है, मतलब मोटा जो डियर होता है, उसको वो इंतज़ार करते रहता है और उस वाटर में वो देखते रहता है उस परछाई को, और वो तुरंत जो है उसको अटैक कर देता है. आप देख सकते हैं इस तरह से. मैंने इसीलिए इमेजिनेशन करने के लिए बोला है क्योंकि मैंने आपके सामने पिक्चर भी डिमोस्ट्रेट कर रखा है, तो आप इससे समझ सकते हैं. तो इसको एक बार और देख लेते हैं. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास. अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो सब में जो है हर एक स्टेंजा में राइम स्कीम एक ही है. अब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि द पोइट सेज दैट इफ दिस टाइगर वॉज फ्री. अगर ये टाइगर फ्री होता तो क्या करता? ही वुड हैव हिड हिमसेल्फ बिहाइंड द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर बॉडीज सो दैट ही कुड ईजिली कैच अ डियर इन ऑर्डर टू हैव इट एज इट्स फूड. मतलब अगर पोएट ये कहना चाहते हैं कि अगर टाइगर आज़ाद होता तो वो क्या करता? वो अपने आप को लंबे लंबे जो घास होते हैं उसमें वो छिपा लेता, पानी जहाँ पर होता है, क्योंकि डियर जो है वो पानी पीने के लिए आते हैं और वो डियर पर अटैक करता उसको खाने के लिए. और बेसिकली पोएट्स यहाँ पर उसका एक्चुअल लाइफ के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं जो कि जंगल में रहते हैं. पहला स्टेंजा जो आपने देखा वो जू का था, ये जो है वो जंगल का है. और किस तरह से वो अपने प्रे को यानी शिकार को वो कैच करता है उसके बारे में ये है. तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ देखते हैं. ही शुड बी स्नॉलिंग साउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज बेरिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्ला टेरोटाइजिंग द विलेज. आप देखिए इसमें भी एक्चुअल मीनिंग का प्रयोग हुआ है कि स्नॉलिंग का मतलब वार्निंग साउंड. अब यहाँ पर ये जो स्नॉलिंग है तो ये भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है. आप देख सकते हैं ये भी एक फिगर्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि किसी चीज़ का आवाज़ जो होता है वो कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच कहलाता है? एनोमेटोपिया कहलाता है. तो यहाँ पर एनोमेटोपिया ये है.
और ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। डेट मीन्स उसको क्या करना चाहिए, ये भी एक्चुअल ही है जो जंगल में, उसको जो है घर के चारों तरफ, जहाँ पर घर है वहाँ पर चारों तरफ जो है उसको दहाड़ना चाहिए। जो एक्चुअल जो मीनिंग है उसका वो बता रहे हैं कि उसको जो है अगर वो फ्री होता, अगर वो आज़ाद होता तो वह घरों, जहाँ पर फॉरेस्ट के बाहर जो गांव है उस घरों के पास जा कर के वह दहाड़ता। और वो क्या करता, जंगल के किनारे, यानी जंगल के एज, जंगल से एज का मतलब कह सकते हैं कि जो आउटस्कर्ट्स में है, मतलब फॉरेस्ट के आउटस्कर्ट्स में है, उसके बारे में बात कर रहा है। बेरिंग, बेरिंग का मतलब अनकवर्ड, यानी शो करना, दिखाना। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, फैंक्स का मतलब शार्प टूथ ऑफ एनिमल्स, जो दांत होते हैं, वाइट वाइट जो दांत होते हैं। हिज क्ला, ही क्ला का मतलब पंजा। टेरोटाइजिंग द विलेज, टेरोटाइजिंग का मतलब डराना। वो कह रहे हैं कि ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेज, कि अगर वो फ्री होता, अगर वो आज़ाद होता तो वह जंगल के बाहर जा कर के, यानी जंगल के किनारे जा कर के जो गांव है वो घर के पास जा कर के वो अपनी आवाज़ निकालता, अपनी आवाज़ निकालता और अपने दांतों को दिखाता। उसके जो लंबे लंबे जो दांत हैं, वाइट वाइट दांत है, और अपने पंजे को दिखाता। किस लिए दिखाता? टेरोटाइजिंग द विलेज, और गांव इसलिए क्योंकि गांव को डराने के लिए। एक बार और देख लेते हैं। द पोएट सेज दैट इफ द टाइगर वुड हैव बीन फ्री ही वुड हैव स्नॉल्ड around the houses located at the outskirts of the forest. He would terrorizing wood and people with his sharp tooth and claws. This would create fear among the people living in the villages. That means इसमें पूरा में ये चीज़ दिखा रहा है कि पोएट जो है वो कहते हैं, मतलब इसका एक्चुअल है कि वो अगर वो फ्री होता तो वो क्या करता, वह गांव में जाता, गांव में जा कर के वो अपनी आवाज़ निकालता, अपने दहाड़ निकालता, जिससे लोग जो है वो डरते, और डर करके जो है मतलब उससे भय लगता। तो इसी के बारे में इस स्टेंजा में चर्चा किया है। नेक्स्ट स्टेंजा, बट ही हैज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। आप देखिए, लेकिन क्या हुआ, आप जू में आ जाइए, चिड़ियाखाना में आ जाइए। कह रहा है कि बट ही हैज़ लॉक्ड, लेकिन उसको लॉक कर दिया गया इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट किसको कहते हैं? कॉन्क्रीट डेट मीन्स जो सीमेंट से ये सब से बना हुआ होता है, बिल्डिंग मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, सैंड एंड वाटर, ये सब को मिक्स करके जो बनाया जाता है उसी को कॉन्क्रीट। तो कॉन्क्रीट डेट मीन्स बहुत ही मजबूत बनाया जाता है, तो लेकिन उसको कॉन्क्रीट सेल में लॉक कर दिया जाता है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और वही बार्स के अंदर ही, यानी जेल के अंदर ही उसका स्ट्रेंथ सीमित हो जाता है, मतलब वो कुछ कर नहीं सकता है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केस, और वह जो है वो केस में ही, मतलब लिमिटेड जगह पर वो स्टॉकिंग करते रहता है, मतलब इधर उधर घूमते रहता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वहाँ पे जो विजिटर्स आते हैं उसको इग्नोर करते हैं, मतलब वहाँ जो देखने वाले आते हैं उसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर किस लिए करते हैं? इग्नोर इसलिए करते हैं कि इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको रोज़ का वो दिनचर्या हो गया है, और वो अगर फेरोशियस होंगे तो उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो पहले से ही वो जेल में बंद है, तो वो कुछ कर नहीं सकते। तो ये उसका रियलिटी है। रियलिटी में ये कहा जाता है कि इनसाइड द केस द पोएट सेज डैट द टाइगर इज कन्फाइंड, द टाइगर इज jailed in a strong cell which is made of a strong building material, and the poet further says that as the tiger is behind bars,
सो हिज फ्रोसियस इज ऑल्सो बिहाइंड द बार्स, उसका जो एंगर जो है वो भी बार के पीछे ही है। ही जस्ट स्टॉप इन द केस, ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स बिकॉज हिज पावर इज रिस्ट्रिक्टेड बाई द केस, देयरफॉर ही नेवर ट्राइज टू टेरराइज द विजिटर्स एज ही कैन नॉट अटैक हिम। वो किसी को टेरराइज नहीं करता यहाँ पर, यानी किसी को वो डराता नहीं है, क्योंकि वो अटैक कर ही नहीं सकता। तो जब अटैक नहीं कर सकता तो डरा के क्या करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। अब यहाँ पर पोएट ये कहते हैं कि ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स। अब जू में क्या होता है कि रात में पेट्रोलिंग कार, जो पुलिस की गाड़ी जो होती है या वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, वो वहाँ पर चक्कर लगाते हैं। तो वो रात में लास्ट वॉइस सुनता है किसका, पेट्रोलिंग कार्स का, जो कि पुलिस का होता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर पेट्रोलिंग्स का कार है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता है, इसलिए वह क्या करता है कि वह ऊपर जो है चमकती हुई तारों को वो देखता रहता है। अपने ब्रिलियंट आई से, अपने चमकीले आंखों से वह घूरता रहता है, देखते रहता है। तो ये एक बार फिर देख लेते हैं इसको। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। The poet says that in the night the tiger hears the sounds of patrolling cars, and as you know that patrolling cars are the vehicles of police which are used to guard at night. Then in the night the tiger hears the sound of these cars. He then stares at the shining stars with his shining eyes. The poet wants to say that the tiger is sad and because he is confined in the cage, so he cannot do anything, therefore he stares at the stars in the night and tries to divert his thought towards them. मतलब वो बेचारा क्या करता है कि वो वहाँ पर जो पेट्रोलिंग कार्स आते हैं तो उसको वो देख नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर उसको देखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि वो बाहर निकल नहीं सकता। इसलिए वो बेचारा इग्नोर करता है और वो तारे को, स्टार्स को देखते रहता है। तो ये आपका पोएम था। अब हम लोग इसके कुछ जो पोएटिक डिवाइसेस हैं, लिटरेरी डिवाइसेस हैं, उसको हम लोग देखेंगे। इसके लिटरेरी स्टेंजा बाय स्टेंजा जो है, हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस को देखते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेंजा में है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। इसमें सबसे पहले आप देखिए राइम स्कीम की बात करें तो राइम स्कीम हमने पहले बता दिया कि इसमें राइम स्कीम जो है ए बी सी बी, इसमें केज और रेज जो है दोनों राइमिंग वर्ड है, तो इसका राइम स्कीम हो जाएगा ए बी सी बी। और उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए ही का प्रयोग किया गया है, तो ही का प्रयोग किया गया है तो डैट मीन्स पोएट इसको पर्सोनिफाइड करे, यानी पर्सोनिफिकेशन ये है, यानी यहाँ पर ही को रेफर कर रहा है पर्सोनिफिकेशन को। और यहाँ पर देखिए टाइगर्स का पाव जो है, टाइगर्स का जो पाव है यानी पैड्स जो है, उसको कंपेरिजन किया जा रहा है क्या चीज़ से, वेलवेट से। वेलवेट से यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है, तो ये जो है मेटाफर का एग्जाम्पल है। पैड्स ऑफ वेलवेट जो है वो मेटाफर का एग्जाम्पल है, डायरेक्टली कंपेरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर ये मेटाफर हो गया। और देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन अगर आप देखें तो इसमें कोई भी पंक्चुएशन नहीं है। तो अगर किसी भी पोएम में अगर पंक्चुएशन नहीं रहता है, पंक्चुएशन का लैक होता है, तो वो इंजॉयमेंट कहलाता है, वो फिगर्स ऑफ स्पीच इंजॉयमेंट कहलाता है। और
अगला फिगर्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो ये पूरे पोएम में, जैसे अगर हम उसके ही स्टॉक्स इन इज विविड स्ट्राइप्स, तो विविड स्ट्राइप्स बोलते हैं, तो उसके आप इमेजिनेशन से ये देख सकते हैं कि उसके आपको इमेजिन आप कर रहे होंगे कि वो बाघ को किस तरह से आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर इमेजरी का भी प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेंजा को देखते हैं, सॉरी, नेक्स्ट सेंजा में जो है इसमें भी राइम स्कीम सेम ही है, ए बी सी बी। यहाँ पर ग्रास और पास जो है वो दोनों राइमिंग वर्ड है। इसमें भी देखिए फर्स्ट लाइन में और ये लाइन में कोई भी पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है, इसके कारण ये इंजॉयमेंट कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लम्प और पास, यहाँ एक ही साउंड का रिपीट हुआ है, प्लम्प पास। एक ही साउंड का रिपीटेशन जो होता है वो उसका क्या कहलाता है, यानी किसी भी वर्ड में, किसी भी लाइन में अगर एक ही साउंड रिपीट कर रहा है तो वो एलिट्रेशन होता है। तो यहाँ पर प्लम्प पास जो है इसमें एलिट्रेशन है। इसमें भी इमेजरी का प्रयोग हो रहा है कि लर्किंग इन शैडो, मतलब कि घात लगाकर बैठे रहना, ये आप इमेजिन कर सकते हैं, इमेजरी का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट सेंजा को देखते हैं। नेक्स्ट सेंजा में उसका अगर राइम स्कीम तो सेम है, ए बी सी बी। यहाँ पर ए बी सी बी यहाँ पर राइम स्कीम है। एस और विलेज दोनों जो है वो राइमिंग वर्ड है। इसमें भी इंजॉयमेंट का प्रयोग हुआ है क्योंकि इसमें जो है पंक्चुएशन मार्क का प्रयोग नहीं हुआ है लास्ट में। और यहाँ पर हमने बताया था स्नॉर्लिंग, स्नॉर्लिंग जो है वो वार्निंग साउंड है, मतलब जो दहाड़ना जो होता है वो उसके बारे में बताया जा रहा है। इसके कारण ये स्नॉर्लिंग जो है वो ओनोमेटोपिया का एग्जाम्पल है। और एक और होता है एसोनेंस। एसोनेंस क्या है? एसोनेंस जिसमें वॉवेल का रिपीटेशन होता है। दो चीज़ होता है, एसोनेंस होता है, कॉन्सोनेंस होता है। जिसमें वॉवेल का रिपीटेशन होता है तो उसमें एसोनेंस कहलाता है, जिसमें कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है उसमें कॉन्सोनेंस कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए शूड अराउंड हाउसेस, यहाँ पर अगर हम देखें शूड अराउंड हाउसेस, इसमें ओ का रिपीटेशन हो रहा है, ओ वॉवेल का रिपीटेशन हो रहा है। तो जब ओ वॉवेल का यूज़, यानी किसी भी वॉवेल का यूज़ जो है वो अगर बार बार हो रहा है तो वो एसोनेंस कहलाता है। इसमें ओ हो रहा है। और अगर हम देखें तो इसमें भी हो रहा है, बेरिंग में आई हो रहा है, हीज में आई हो रहा है, और यहाँ पर वाइट में भी आई हो रहा है। तो ये सब भी, इसमें भी हीज दो बार आ रहे थे, आई 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 आई, तो ये भी एसोनेंस है। कॉन्सोनेंस में कॉन्सोनेंट का होता है, तो कॉन्सोनेंट में आप देख सकते हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि हीज में एस हो गया, एस हो गया, तो ये कॉन्सोनेंस है। इसमें भी फैंक्स है, एस हो गया। उसके बाद इस तरह का अगर रहता है तो उसमें कॉन्सोनेंस कहलाता है। नेक्स्ट को देखते हैं। इसमें भी राइम स्कीम की बात करें तो ए बी सी बी है। यहाँ पर वार्स और विजिटर दोनों का एक ही राइमिंग वर्ड है, तो ए बी सी बी इसका होगा। और यहाँ पर भी ही का प्रयोग किया गया है, हीज का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर ही का प्रयोग किया गया है। तो ये पर्सोनिफाइड कर रहे हैं, यानी पर्सोनिफिकेशन हो गया। और यहाँ पर बिहाइंड बार्स जो है यहाँ पर एलिट्रेशन का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट देखते हैं। इसमें राइम स्कीम वही ABCB है। कार्स, कार्स और स्टार्स दोनों का राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड, दोनों राइमिंग वर्ड है, तो इसका ABCB होगा। इसमें भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पर इंजैमेंट का प्रयोग होगा। उसके बाद एलिट्रेशन है। यहाँ पर एलिट्रेशन के बारे में बात करें तो एच साउंड का यहाँ पर रिपीटेशन हो रहा है, ही हियर्स, ठीक है ना। ही हियर्स जो है वो एच साउंड का रिपीटेशन हो रहा है, इसी कारण जो है यहाँ पर ये एलिट्रेशन का है। तो आई थिंक आप ये चीज़ समझे होंगे। और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। थोड़ा सा अगर हम बात कर लें तो इसके समरी की बात कर लें तो द पोएम बिगिंस विद टाइगर को डिस्क्राइब कर किए हैं, तो इसका आप लोग समरी खुद लिख लीजिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू। Thank you, sir.